मैं दुल्हन बनकर बड़े चाव से अब्दुल हादी के घर आई थी तो मेरी ननंद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझ पर एक खौफ तारी था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। मेरे हाथों में वाज लर्जिश थी। मेरा वजूद कप कपा रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी ननंद ने हादी के कमरे में बिठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे डर लग रहा था। कुछ ही देर में अब्दुल हादी कमरे में आ गए। यह सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने अब्दुल हादिल था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल को कुछ होने वाला था। उसको खौफ मुझे खा जाएगा। उसने एक नज़र मुझे देखा, उसके माथे पर बल पड़े। वे अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर ही यूं लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी सांस बड़ी बदहवासी में अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल ही गई थी। हादी ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख दिया। चलो उठो बेटा, ज़रा बेड की चादर बदल दे। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर मेरे दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद रंग की बिछा दी। कहने लगी अब्दुल हादी इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि अम्मा अपनी चादर क्यों नहीं बिछाई। मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की बदकिरदार है कि नहीं। ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मेरी सांस कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी। बेतहाशा खौफ में मुब्तला थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्दुल हादी कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। वह मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं बुरी तरह से कँपकँपाने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ा और ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना तसव्वुर मैंने तुम्हारी खूबसूरती का अपनी वालिदा की बातें सुनकर बनाया था, ये सभी तुम्हारे सामने फीके लग रहे हैं। मेरी वालिदा ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कम ही की थी। तुम उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिब्बी निकाली जिसमें शायद मुँह दिखाई के लिए कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट की चैन निकाली, फिर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब अब्दुल हादी की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफ़र करने लगी तो मेरी जान पर बनी थी उसकी आंखों की वरफत की बढ़ने लगी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान का तरह निकाल रहा था। जैसे ही वे मेरे करीब बढ़ने लगा मैं फ़ौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, निकाह हुआ है हम दोनों का। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए अब्दुल हादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया जो बर्फ की तरह सर्द था। शायद वह मुझे अपनी तमा में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला तारी हो गया हो। कहने लगा, ये नबियों का अमल है, सुन्नत रसूल है। हमारे बीच जो भी होगा वे जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कपकपाने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में रुखसत होने से पहले नींद की 4 गोलियां खा कर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मुझ पर नींद यूं गालिब होने लगी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ से बेड पर गिरी। ये याद है कि हादी मुझे हिला जुला रहा था कि रानिया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल खामोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपनी ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सांस मेरे सिरहाने बैठी मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंके मार रही थी और अब्दुल हादी कमरे में चहल कदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सांस कहने लगी, लेटी रहो। लेडी डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी कि जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो तो अब्दुल हादी से कहिए कि उतार दे इसे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी। कहने लगी इसे बाकायदा दी जाए। जल्दी ही डॉक्टर हिदायत देकर जा चुकी थी। सांस कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। ये कहकर वह भी कमरे से बाहर निकल गई। अब्दुल हादी के माथे पर बल पड़ चुके थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक उसी लिबास में ही थी, लेकिन उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी। मेरे पास आया, मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा किया था तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैंने नजरें चुरा ली। कहने लगा, आर यू स्टूपिड रानिया, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दी। मुझे शादी से खौफ आ रहा था। मेरी बात सुनकर तो वह मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो उसका हल यह था कि तुमने किया पूरी रात
तुमने हर सब घर वालों को परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को ही शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वे एक नए रिश्ते में बनने जा रही होती है और शौहर से उसका ताल्लुक काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी, उसने मेरी ड्रिप उतार दी। मुझे प्यार से समझाने लगा, कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम जहनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली बेहूदगी में दोबारा नहीं चाहता हो। ये सुनकर मैं जहनी तौर पर कुछ मुतमईन हुई थी। मैं यही चाहती थी कि वे मेरे पास ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन ये कब तक मुमकिन था। वे मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसकी आंखों में वारफी देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शख्स के मुंह की तरफ देखूं। वे मुझे बड़े गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना मेरी शादी की मर्जी थी, और ना ही ये मेरी शादी मेरे मर्जी के मुताबिक हुई थी। ये भी नहीं कि ये कोई ज़बरदस्ती का बंधन था, लेकिन बहरहाल मेरा सारा खौफ इस बात से बैठ गया कि मेरे लिए मौत का पैगाम आ जाता अगर रात को मैंने मेडिसिन ना खाई होती। कहने लगा, कितनी खूबसूरत मासूम हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उकता है, लेकिन बहरहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वे वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो चुकी थी। मेरी सास और शौहर दोनों बहुत अच्छे थे। ननंद शादी का हंगामा ख़त्म होते ही अपने घर को जा चुकी थी। अब्दुल हादी ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने रिश्ते की नौथ ही याद करवाता रहा। लेकिन इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वे कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता था, मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और के इस्तेमाल हो चुकी हों। एक बार खाने के दौरान मेरे गले में मिर्च लग गई। मैंने बेख्तियार अब्दुल हादी का गिलास पकड़ा और पानी पीने लगी। जब मैंने पानी का गिलास वापस रखा तो उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगा। मैंने कहा, आप इसी गिलास में पानी पी लें, ये आपका ही तो गिलास है। कहने लगा, नहीं, मैं किसी का झूठा पानी नहीं पीता। बाकी मामलात में मैं वह कुछ ऐसा ही था। खाना भी वह अब अलग प्लेट में खाता था। एक बार मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया। उसने तौलिया उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। गुस्से से मुझसे कहने लगा कि प्लीज़ मेरी चीज़ें मत इस्तेमाल किया करो रानिया, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वे इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अब्दुल हादी की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वह मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक का तकाजा करेगा तो मैं क्या करूंगी। मैं उस वक्त ये सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया, खाना भी बनाने लगी। सास मुझसे बहुत खुश थी। शाम को जब अब्दुल हादी अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी जब वह मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजरे हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी भी नहीं सोचा। वे मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रखते हुए कहने लगा, छोड़ो ये सब, मेरे साथ कमरे में चलो। मेरा हाथ थाम वह मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी कि जैसे थर थर कांपने लगी। मेरा पूरा वजूद लरजने लगा। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत गैर होने लगी, चेहरे की रंगत भी उड़ने लगी। मेरी बदहवासी को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, मेरी वालिदा के साथ बातें करती हो, घर के काम भी अच्छे से करती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो तुम बुरे तरीके से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है रानिया? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लट को अपनी शहादत की उंगली में लपेटना शुरू किया। फिर अपने हाथों से मेरा छुरा छूने लगा, लेकिन मैंने फ़ौरन उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरा जूड़ा खोला था, मेरे बालों को आज़ाद किया था। मेरी हालत ये थी कि मैं अपने आंसू पर जब्त बांधे बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी थी। इससे पहले कि मैं मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा, अब्दुल हादी प्लीज़ मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दे। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वजूद बर्फ़ की मानन ठंडा होने लगा, लेकिन उसकी जसारत बढ़ती जा रही थी। एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता
लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा, तुम्हें बेहोश हो जाओगी। ठीक हो जाओ बेहोश, लेकिन बेहोश होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वही सब करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वह शख्स मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं था। वह मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वह फ़ौरन से मुझसे पीछे हट गया। ओहो, सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। वह सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का पैगाम था। इससे पहले कि वह मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगा, कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी। अभी आ रहा हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजुओं से जुदा किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वह चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर वह उस चादर को ढूंढने लगा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर बैठ गया, कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बख्श दी। वह सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मेरे मिजाज को तुम अच्छी तरह से समझ चुकी होंगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि आजकल का माहौल है, एहतियात ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी लड़की मिलो जो पहले से अपनी इज्जत कहीं गंवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड टेबल का लैंप ऑफ किया और सो गया। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। अगली रोज़ अब्दुल हादिल मुझसे कहने लगा कि उसका दोस्त बैर में गया था, अभी वापस आया है। अभी उसे पता चला कि मेरी शादी हुई है, इसलिए कह रहा था कि मुझे अपनी शादी की ट्रीट दो। ये कहकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा से एहतराम कर लो। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने काफ़ी डिशेस बनाई थी। चाय अब्दुल हादी ने अपने दोस्त के सामने रखी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा। कहने लगा, वह तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूँ, वह आपका दोस्त है। कहने लगा, ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले आया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने उस नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसे देखकर तो वह हवास भी खो बैठा था। फौरन से खड़ा हो गया मेरा शौहर। कहने लगा, फरहान, ये मेरी बीवी है रानिया, और रानिया ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। मेरे लिए इसकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अब्दुल हादिल के हाथ में मेरा हाथ था। मैं चाहकर भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। सामने खड़ा शख्स मेरे लिए जानलेवा था, बल्कि मेरे खौफ की असल वजह वही शख्स था जो मुझे शिकवा-कुना नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा, अब्दुल हादिल, मुझे बाहर जाना है। मैंने बेश मुश्किल ही सही, लेकिन अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर चली गई। मैं सीधा अपने कमरे में गई, फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी तल्ख हकीकत थी। मैं भूल जाना चाहती थी सब कुछ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फरहान से मेरी मुलाकात एक फेस्टिवल में हुई थी। हम दोनों एक ही किताब लेना चाहते थे, और इत्तेफाक ये था कि वह किताब बस एक ही थी जिस पर हमारी बहस हुई। लेकिन फिर फरहान ने मुझे वह किताब अपना फ़ोन नंबर और नाम लिख कर दे दिया। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था, और उन दिनों मैं भी दोस्तों से उनके बॉयफ्रेंड के किस्से सुन सुन कर बड़ी मुतासिर होती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। फरहान को मैंने कॉल की थी। मैं उसे डांटने लगी कि उसने अपना नंबर मेरी बुक पर क्यों लिख दिया। यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया। मुझे फरहान से मोहब्बत हो गई, और वह भी करता था। पहले पहल तो हमारे दरमियान गुफ्तगू होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वे मेरी तारीफ़ करने लगा। कहने लगा कि मैं पहली नज़र में ही उसे अच्छी लगी थी, और जानबूझकर उसने मुझसे बहस शुरू की थी। उसे इस किताब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस मुझसे ही थी, इसलिए उसने अपना नंबर लिख कर दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करना था, जैसे कि मेरी दोस्ती ने कर रखी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी, और वह मुझे बेहद अजीज हो जाएगा। 6 माह में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारा किसी बात पर कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर किस्म की बात शेयर करने लगे थे, वह भी जो हमें नहीं करनी चाहिए। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल मर जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार फरहान ने मुझसे बाहर मिलने के लिए कहा कि मुझे मिले बिना चैन नहीं आएगा। मेरा अपना यही हाल था। अब बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल के जज्बात उभरने लगे, बेकाबू होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया, और फिर एक बार वह सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं निकली तो कॉलेज के लिए थी, लेकिन असल मकसद फरहान से मुलाकात करना था। उसे ये कहना था कि वह अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। मैं भी यही चाहता था, लेकिन कहने लगा कि वह अपने बड़े भाई के पास जा रहा है।
3 साल बाद वापस लौटेगा और फिर ही मेरा रिश्ता मांग सकता है, ना साल में वे ठीक ठाक सेट हो जाएगा। तो मेरे घर वालों को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, फरहान, मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी, पता ही नहीं चला कि उसके करीब हो गई। उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगी। हम लोग उस वक्त एक पार्क में मौजूद थे जहाँ रश्क न होने के बराबर था। सुबह सुबह का वक्त था और मैं और फरहान थे। वहाँ किसी का भी गुजर नहीं था। मेरे यूँ रोने पर वे बौखला गया, मेरा सर हिलाकर तसल्ली देने लगा। कहने लगा, तुम दिल बुरा मत करो, लेकिन यह तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे वालिदैन कभी भी मेरी छोटी मोटी नौकरी पर तुम्हारा रिश्ता मुझसे ही नहीं करेंगे। मैं उसके साथ लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब फरहान पर बेखुदी सी छाने लगी। वह मुझे अपनी एक दोस्त के घर में ले आया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर मैं पहले तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन मुझे फरहान पर भरोसा था। वह मुझे एक कमरे में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर कैसे जाऊँगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो तुम्हें याद करूँ। ये सुनकर पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसका मोहब्बत के सामने मैं बेबस थी, इसलिए ज़्यादा एतराज़ नहीं कर पाई। हम दोनों ने सारी हदें पार कर दी। हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ कि वे एक मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई। जब होश आया तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए रोई जा रही थी। वे कहने लगा कि मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, जब तक तुम्हारा एमए कंप्लीट होगा मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि उससे पहले ही आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना। मैंने पहले 3 साल उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया। पहले पहल तो वह मुझे दुबई से कॉल पर बात किया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी भी बंद हो गई, उसका फ़ोन बंद जाने लगा। बहुत राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। 4 साल मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वे नहीं आया। मेरे रिश्ते आने लगे। मैं कभी कोई बहाना करती, कभी कोई, लेकिन अब्दुल हादी के रिश्ते में कोई भी ऐसी बात ना थी कि मैं इनकार कर सकती। वह खूबसूरत था, हैंडसम था, हर लिहाज से अच्छा था। मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे वालिदैन मेरी उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी शादी अब्दुल हादी से हो गई। लेकिन जैसे ही सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब कशमकश में गिर गई, क्योंकि वे जान जाता कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। अब तो फरहान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 3 साल का कहकर 4 साल भी नहीं आया था, तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा शौहर बगैर सफ़ेद चादर के मुझे अपनाने के लिए तैयार ना था। उसे मेरी पाकबाजी का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई। अब्दुल हादी कमरे में आया, मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ, कुछ देर में फ़र्क पड़ जाएगा। कहने लगा, फरहान मेरी बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती, लेकिन तुम तो वहाँ रुकी ही नहीं। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत ही दर्द था, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्या बुरा हुआ? अब्दुल हादी कहने लगा कि फरहान एक लड़की से मोहब्बत करता था, बेतहाशा उसे चाहता था, उसकी खातिर बैरून मुल्क भी चला गया था, लेकिन वहाँ 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी एक टांग जाया हो गई। अभी भी वह स्टिक से चलता है। उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल तक टूट गया, इसलिए उस लड़की से उसका दोबारा राब्ता नहीं हुआ। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी, उन्होंने ही उसका इलाज भी करवाया, लेकिन उसे 4 साल का पाबंद कर लिया कि जैसे ही वह ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा, और 4 साल तक वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वह चाह कर भी कोई राब्ता नहीं कर पाया, क्योंकि उसका नंबर उसी फ़ोन में सेव था जो टूट चुका था। अब वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है, उस लड़की ने इसके साथ बेवफाई की है। उसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने आया था। फिर कहने लगा, तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों रखना चाहता था? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में मेरे दोस्त को अपनी इज्जत देने से भी गुरेज नहीं किया था, और अब किसी और के साथ शादी करके मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियाँ करती हैं और शौहर को खबर तक नहीं होता कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की बदकिरदार है। अब्दुल हादी की बात सुनकर मैं रोने लगी। कहने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने फरहान से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं था कि यूँ गुनाह कर बैठूंगी। मैंने 3 साल उसका इंतज़ार किया। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ हादसा पेश आया है। शादी के बाद मुझे यही खौफ था कि तुम
जान जाओगे कि तुम मुझे रखोगे नहीं, मुझे तलाक दे दोगे, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें सच बता दूं। लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं खौफज़दा हो गई। तुम इस्तेमाल शुदा चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी हर बात कह दी है, चाहे तो मुझे माफ़ कर दो, चाहे तो सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हुई। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ सिर्फ औरत का मरहम उसे दे सकता है, गैर मरहम नहीं। मुझे फरहान की ये बात बहुत बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली, और मैं हमेशा उसको इस बात पर बहुत बुरा भला कहता था, क्योंकि ये बात बहुत गैर मुनासिब है। फिर कहने लगा, मैंने अपना हर जज्बा संभाल के रखा था कि मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ राग़िब होने लगा, तुमसे जो मेरी महरम बन गई। निकाह के दो बोलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ही मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास इंसान को पर्दे में रखता है, उसके ऐब को भी छुपा लेता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे ये ऐब छुपा लूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा, मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्दुल हादी का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था, मेरे दिल में अब्दुल हादी की मोहब्बत फरहान से कई गुना बढ़ चुकी थी। चाह जाने के काबिल था, वे मुझे माफ़ कर चुका था, फरहान से दोस्ती भी ख़त्म कर चुका था। उसके बाद फरहान कभी हमारे घर नहीं आया, ना ही अब्दुल हादी ने कभी उसका जिक्र किया। मेरी शादी को 10 साल बीत चुके हैं, हमारे 3 बच्चे भी हैं। अब्दुल हादी ने मुझसे कभी मेरे माजी के हवाले से मुझे ताना नहीं दिया, और मेरा ये हाल है कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने महरम से की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। खुदारा अपने मरहम से मोहब्बत करे, और ना मरहम की 4 मोहब्बत वाले जुमलों से अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत को बर्बाद ना करें। और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। धन्यवाद दोस्तों।